हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आपके अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो मैंने वन शॉट बनाया था वो सभी लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया, सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो हम बोले कि पार्ट नंबर 2 इसका लेकर आते हैं। और पार्ट नंबर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप सभी बच्चों को मजा आ जाए तो एक बार एक काम करना, पहले स्टडी कर लेना, पहले समझ लेना कि हाँ यार सही पढ़ा रहे हैं सर की नहीं। उसके बाद फिर आप लोग चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है पहले आपको यह समझना है कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। लेकिन इंटरफेरेंस का मतलब होता है, मैं आपको समझा दूं, इंटरफेरेंस का मतलब होता है सर मिलना। ठीक है, क्या करना सर? मिलना, है ना, मिलना। लेकिन आप लोगों को इससे पहले यह समझना होगा कि सर हाइगेंस की थ्योरी क्या थी। तो जिन जिन बच्चों ने जाकर अभी तक वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है वो जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, या तो वन शॉट डाल देंगे तो भी आ जाएगा पाइपॉइंट क्लास के नाम से, या फिर आप इसी के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। तो देखो हाइगेंस ने ये बोला था कि सर जो लाइट है वो क्या है आपका, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेकिन बाद में प्रूव होता है कि लाइट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट इज अ ट्रांसवर्सल वेव। उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस की तरफ आते हैं। तो यानी ये सब प्रूव हो चुका है कि लाइट एक वेव है ना, सारी बातें बाद में क्लियर हो चुकी है कि लाइट एक वेव है। तो इन्होंने कहा कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है। इन्होंने जब आगे स्टडी को बढ़ाते गए, लाइट की स्टडी को आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो वहां पर एक नया फिनोमिना मिला कि जब हम लाइट वेव्स को चलाते हैं ना, लाइट वेव को ऐसे ट्रेवल कराते हैं किसी एक मीडियम में, लाइट वेव्स को इस तरह से मीट कराते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर जब नंबर ऑफ लाइट वेव्स, जैसे 2 या मोर देन 2 लाइट वेव्स किसी एक ही मीडियम में चलती हैं, ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो फेज डिफरेंस। दो लाइट वेव ऐसी होनी चाहिए बेटा जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो एंड जिनका फेज डिफरेंस भी जीरो हो। ऐसी लाइट वेव को जब एक ही मीडियम में आप ट्रेवल कराते हैं इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, देन दे सुपरपोज ईच अदर। अब ये क्या है सर, सुपरपोज क्या है अभी समझाऊंगा। देखो मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी इसको भी क्लियर कराएंगे। तो इन्होंने कहा कि सर जब ये सुपरपोज करती है तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। यानी कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इस फिनोमिना को कहा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक पैटर्न बन रहा था, एक पैटर्न बना, जैसे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर एक पैटर्न बना कि सर कहीं पर हम लोगों को ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं और कहीं पर हम लोगों को डार्कनेस मिल रही है, फिर सर कहीं पर ब्राइट हम लोगों को फ्रिंज मिल रही है, फिर आपके पास डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, फिर आगे जाके देखेंगे फिर ब्राइट। तो इस तरह से एक पैटर्न हमें फॉर्म्ड हुआ कि जब लाइट की सेम फ्रीक्वेंसी वाली एंड सेम फेज डिफरेंस वाली हम लोग दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स को एक ही मीडियम में ट्रेवल कराते हैं तो क्या होता है कि सर वो आपस में सुपरपोज करती हैं। और सुपरपोज करने से क्या होता है सर, कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जा रही है और कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है। इस फिनोमिना का नाम है सर इंटरफेरेंस। कहां इंक्रीज होगी कहां डिक्रीज होगी, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या समझना होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फिर उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बेटा जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कहां बनता है सर? देखो मैंने बोला कि सर कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो जहां लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी वहां कंस्ट्रक्टिव, और जहां लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी वहां बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमें इतना समझ में आ गया, बस इतना दिमाग में रखो, इसको भी बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दो, बस इतना याद रखो कि इंटरफेरेंस मतलब होता है मिलना, यानी लाइट क्या कर रही है? सुपरपोज। और सुपरपोज करने से कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस फिनोमिना का नाम ही इंटरफेरेंस है। अब चूंकि मैंने सबसे पहले आपको यही लिखा है, यही समझा रहा हूं, क्योंकि भैया चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है कि सर इंटरफेरेंस होता क्या है। तो मैंने चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल यही से की है। अब सबसे पहला जो इसमें मेन टॉपिक है वो है सर व्हाट इज द सुपरपोजिशन। व्हाट इज द सुपरपोजिशन? तो देखो मैं आपको बता दूं, जो हमारी लाइट वेव है, जो हमारी स्टडी करनी है, वो हमें ये करना है कि जो हमारी लाइट वेव होती है वो एसएचएम होती है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। तो बेटा जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, व्हाट डज इट स्टेट, समझो पहले यहां पर ध्यान से, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। देखो ये कह रहा है कि सर अगर मान लो यहां एक सोर्स है S1, यहां एक सोर्स है S2, ठीक है ना, मान लो S1 से एक लाइट वेव चलती है इस तरह से,
यहां S2 से भी एक लाइट वेव आ गई है ना, ये दोनों पार्टिकल्स यहां पर आ गए, ये S1 है और ये S2 है, यहां से वेव चली, यहां से भी वेव चली, दोनों वेव्स यहां पर आकर मिल गई। तो आप ये देख रहे हैं कि सर जब दो लाइट वेव चल रही हैं तो आपस में सुपरपोज कर रही है ना, मिल रही हैं, यहां पर आकर मिलेंगी, और यहां पर आप देख रहे हो कि सर इसके भी पार्टिकल कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, इसके भी पार्टिकल कहां जा रहे हैं सर, ऊपर की तरफ। तो दोनों को मिलाकर जो टोटल वेव हो जाएगी वो क्या करेगी सर, वो तो टोटल के ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। भाई इसके भी पार्टिकल कह रहे हैं सर अपवार्ड जाइए, इसके भी पार्टिकल कह रहे हैं सर अपवार्ड जाइए, तो टोटल जो इनकी रिजल्टेंट वेव बनेगी, इन दोनों से मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसके पार्टिकल कहां करेंगे सर, वो तो और ज्यादा डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा फिर और समझो सर, अगर मान लो S1 यहां से जा रही है, ठीक है, इस तरह से, और S2 ऐसे जा रही है, S2 ऐसे जा रही है कि सर इस तरह से जा रही है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो सर इसका तो ये हो गया आपके पास में क्रस्ट, और ये हो गया आपके पास में इसका थ्रफ, ठीक है। तो एक एक के जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहे हैं और एक के पार्टिकल कहां जा रहे हैं सर, नीचे की तरफ। क्रस्ट थ्रफ छोड़ दो, आप यहां पर समझो कि सर पहली वाली के पार्टिकल ऊपर की तरफ है, दूसरी वाली के पार्टिकल सर नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, मान लो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो सर ऊपर की तरफ 6 है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 का है, तो सर रिजल्टेंट वेव क्या होगी, रिजल्टेंट वेव सर इस तरह से जाएगी, ठीक है, कहां की तरफ, उसके जो पार्टिकल हैं सर वो इन दोनों के बीच में से जाएंगे, किसकी तरफ सर, अपवर्ड वाले की तरफ, क्योंकि 6 - 2 = हो जाएगा 4, तो ऊपर की तरफ 4 मीटर ही वो ट्रेवल करेंगे। यहां देख रहे थे सर, यहां इसके भी पार्टिकल ऊपर की तरफ, इसके भी पार्टिकल ऊपर की तरफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर, अपवर्ड। इसमें देख रहे हैं कि सर इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी सर, अपवर्ड होगी, लेकिन दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये स्टेट करता है कि अगर दो लाइट वेव आपस में मीट करती हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहां पर देखो समझो, इट स्टेट दैट व्हेन टू वेव्स एंड मोर देन टू वेव्स, है ना, टू ही नहीं मोर देन टू वेव्स भी हो सकती हैं, व्हेन टू एंड मोर देन टू वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम दे सुपरपोज ईच अदर एंड the resultant displacement of the wave, ठीक है, वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव। तो जो इनकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, वेक्टर सम के। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मींस मैंने आपसे कहा कि सर अगर ये वाली ये वाली क्या करती है सर, ये वाली 2 मीटर इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते हैं और इसके पार्टिकल 3 मीटर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो दोनों को मिलकर, है ना, वेक्टर सम करो, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, अपवर्ड, इसके भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसके भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 3 मीटर का। तो सर जी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो सर दोनों को ऐड करके आएगा, वेक्टर सम। और वेक्टर सम क्या होता है, डायरेक्शन लेनी है, दोनों ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं तो सर इसलिए प्लस लेंगे, तो टोटल सम हो जाएगा सर जी 5 मीटर, यानी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, कितना सर, 5 मीटर। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर ऐसे मान रहा हूं सर, इसके जो पार्टिकल है, देखो ध्यान से समझना, ऐसे बनाते हैं इसको, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल है सर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं इस तरह से, और यहां से एक लाइट वेव आ रही है, इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, इसके पार्टिकल कहां की ओर, ऊपर की तरफ, इसके पार्टिकल नीचे की तरफ, तो इस तरह से आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ, इसके पार्टिकल नीचे की तरफ, ये आपस में, ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, इसके पार्टिकल नीचे की तरफ, ठीक है, मान लेगा, समझिएगा, इसके पार्टिकल नीचे की तरफ और इसके पार्टिकल ऊपर की तरफ, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है सर जी वो 2 मीटर का हो रहा है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो सर जी 4 मीटर का हो रहा है, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल्स टू, ये भाई नीचे की तरफ जा रहा था तो सर माइनस का 2 मीटर, ये ऊपर की तरफ जा रहा था सर तो 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी 2 मीटर, है ना, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। हर वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब जब लाइट वेव्स चलती हैं, देखो लाइट वेव जब चल रही है तो इसको ऐसे भी समझ लो, ऐसे समझो, डायग्राम और बेहतर से बनाते हैं, जैसे लाइट वेव चल रही है इस तरह से, अगर पहली वाली का डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही है, ये फर्स्ट वेव है ना S1,
और दूसरी वाली वेव भी इसी तरह से चल रही है। तो आप ये देख रहे हो कि सर इन दोनों का ये पार्ट और जो ये पार्ट है दोनों सेम पोजीशन पर है। तो यहां पर कैसी वेव बनेगी आप बनाओगे सर, यहां पर जो इंडिविजुअल सम होगा आप बोलोगे पहली वाली में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इस वाली में सर 2 मीटर का, तो यहां भी सेम ऐसी होगा 4 मीटर का और 2 मीटर का, है ना दोनों में। तो यहां क्या होगा सर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में है। आप बोलोगे हाँ जी, तो 4 + 2 कितना हो गया सर, 6 मीटर हो गया। अगर अब की बार इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो जाए कि फर्स्ट वाली क्या कर रही है सर, फर्स्ट वाली इस तरह से ट्रेवल कर रही है और दूसरी वाली इस तरह से ट्रेवल कर रही है ना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो नीचे की तरफ। अब मान लो ऊपर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट था वो 3 मीटर था और नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर का था, तो सर y वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 4। तो डिस्प्लेसमेंट कहां की ओर होगा, इधर की तरफ, तो इंडिविजुअल वेव इधर की डायरेक्शन से चलना शुरू करेगी। सही है भैया, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आगे की तरफ स्टडी करते हैं। तो पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें किसके बारे में बताने वाला हूं, इस वेव के बारे में बताने वाला हूं कि लाइट वेव्स में क्या क्या चीजें होती है, क्या इसकी इक्वेशन होती है। फिर आगे हम चलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, जो कि कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। इन सब के बारे में एक एक बात आपको समझ में आएगी। अगर यहां तक ये सारी बातें आपको क्लियर हुई तो भाई एकदम फटाफट से लाइक करना, वीडियो को मतलब लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे की तरफ इसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आगे बढ़ाते हैं और कौन कौन सी वेव में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो बेटा अभी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को मैंने समझा सर, जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव आपस में मिल रही हैं तो क्या हो रहा है सर, कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम। ओ ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी कुछ पर कम होगी, तो इसी को हमने कहा इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर ये वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या हो रहा था कि सर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी आपकी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाकी दोनों या दो से ज्यादा जितने भी आपकी क्या है लाइट वेव्स है उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, अभी आपको समझाता हूं और बढ़िया तरीके से, लेकिन उससे पहले हम लोग स्टडी करते हैं किसको सर, किसको स्टडी कर लेते हैं हम लोग, वेव को, कि वेव क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो भैया वेव जो होता है, आप लोगों का जो इक्वेशन ऑफ वेव है उसमें कौन कौन सी बातें आपको समझनी है, ये बातें आप समझ लो। देखो एक लाइट वेव इस तरह से आपकी चलती है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि सर इसमें जो अपवर्ड मैक्सिमम जो पॉइंट है इसका, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको, क्रस्ट। और ये वाला भी जो टॉप मोस्ट है डाउनवर्ड तरफ, ये होता है आपका थ्रफ। ठीक है, लाइट वेव में ये सारी बातें आप लोगों को पता होगी, एम्पलीट्यूड होता है, वेव लेंथ होता है, और यहां से यहां तक ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हमने क्रस्ट कहा, और ये जो हाईएस्ट ये जो वैल्यू है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड है, और इसका जो हाईएस्ट है ना, टॉप मोस्ट लोअरेस्ट पॉइंट है ना, टॉप लोअरेस्ट पॉइंट जो है ये होता है आपका थ्रफ। फिर उसके बाद सर आगे चलते हैं हम लोग, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे आगे चलेगी ये। अब आप देख रहे हैं सर, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर आप लोगों को इस तरह से पहला क्रस्ट मिला, यहां पर फिर से एक क्रस्ट मिलेगा, है ना, यहां पर फिर से क्या मिला सर, एक क्रस्ट मिला, यहां पर फिर से एक थ्रफ मिला। ठीक है, तो ये थ्रफ है और ये क्रस्ट है। अब दो थ्रफ और क्रस्ट, है ना, इस तरह से याद रखना, ये क्रस्ट है और ये थ्रफ है। तो दो थ्रफ हो जाए या फिर दो क्रस्ट हो जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेवलेंथ लैम्डा। तो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या स्टेट कर रहा था। तो उसमें जो है आप ये लिख सकते हैं कि सर टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो सभी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है, यानी ये इक्वेशन आपको फाउंड हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब मैंने बोला कि ये एसएचएम करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से चल रही है, ठीक है सर। तो एसएचएम में जो इक्वेशन होती है वेव की वो होती है y = a sin ओमेगा t प्लस kx या फाई, इस तरह से मान लो। ठीक है, ओमेगा t प्लस kx ही मानो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सर इक्वेशन होती है इसकी वेव की। यहां जो a है सर वो एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है। यहां जो सर ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी।
अब एंगुलर वेलोसिटी है सर ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, तो एफ क्या है सर फ्रीक्वेंसी भी हो जाती है ना बेटा, ध्यान से सुनना फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सर के क्या है, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, एंड एक्स क्या है सर, एक्स इसका क्या है पाथ डिफरेंस होता है ना, पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। ये से चीजें हम लोग समझ सकते हैं। ये एक वेव की इक्वेशन होती है हमारी किसमें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, क्योंकि वो एसएचएम कर रही है तो एसएचएम से इक्वेशन मिलती है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये आप लोगों ने 11th क्लास में इसका स्टडी किया होगा एसएचएम वाले चैप्टर में, ठीक है, बहुत अच्छे से वहां पर स्टडी किया होगा आप लोगों ने, तो आप लोग ये इक्वेशन जानते होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि लैम्डा जो है बेटा दो क्रस्टों के या दो थ्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आपका लैम्डा। एम्पलीट्यूड क्या है सर, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो होता है आपका एम्पलीट्यूड। जो हाईएस्ट अपवर्ड पॉइंट है उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो डाउनवर्ड लोएस्ट पॉइंट होता है वो आपका थ्रफ होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था सर अगर दोनों वेव्स का, दो वेव्स इस तरह से चल रही है ना, टू वेव्स आर वर्किंग लाइक दैट, जिनके क्रस्ट एंड थ्रफ एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, जिनके क्रस्ट एंड थ्रफ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि सर जो यहां पर आपकी इंटेंसिटी है वो सर जो इंडिविजुअल वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो और ज्यादा इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से ये इंक्रीज हो गया। तो यहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी सर, मैक्सिमम, है ना, यहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी सर, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर भी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा सर, कंस्ट्रक्टिव, है ना बेटा, ऐसी उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर इसी तरह से एक और डायग्राम बनाते हैं, इसी तरह से एक और डायग्राम बनाते हैं वेव का। अब की बार वेव इस तरह से चल रही है, एक ऐसे चल रही है और दूसरी सर इस तरह से चल रही है ना, आप देखो समझो इसको, है ना, एक इस तरह से चल रही है और एक इस तरह से चल रही है, समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे सर एक वेव तो अपवर्ड है और एक वेव डाउनवर्ड है, ठीक है। मान लो ये वाली भी 5 मीटर ऊपर जाती है और ये वाली भी 5 मीटर नीचे जाती है, ठीक है। यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां पर क्या बना सर, ब्राइट फ्रिंज बनी। कैसी फ्रिंज बनी, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ब्राइट फ्रिंज बनी। और यहां पर आप देख रहे हो सर जितना अपवर्ड जा रही थी उतना ही डाउनवर्ड जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सर जीरो, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा सर, कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां पर आपको डार्कनेस मिलेगी, यानी कोई लाइट मिलेगी नहीं, डार्कनेस, डार्क पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर दोनों लाइट वेव के क्रस्ट प्लस क्रस्ट या थ्रफ प्लस थ्रफ मिलता है तो वहां क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि सर एक का क्रस्ट और फिर दूसरी का थ्रफ मिल रहा है, C प्लस टी मिलता है, फॉर्मूला याद रखो, अगर C प्लस सी मिला या T प्लस टी मिला तो क्या बनेगा सर, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर C के साथ T आ गया, है ना जी, क्रस्ट और थ्रफ मिल रहे हैं तो क्या बनेगा सर, डिस्ट्रक्टिव बनेगा, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा इंटरफेरेंस होगा मेरे बच्चे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो गए, पहली वाली भी 5 जा रही है दूसरी वाली भी 5 जा रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, जीरो, यानी तब हमें क्या मिलेगा, डार्क पॉइंट्स मिलेंगे। बोलो क्लियरली समझ में आया कि नहीं, एकदम तरीके से क्लियर हुआ आप लोगों को, सारी बातें एकदम तरीके से समझ में आई ना, कि कंस्ट्रक्टिव कहां बनता है सर। अगर आप डेफिनेशन पूछे जाए कंस्ट्रक्टिव की तो क्या बोलोगे सर, व्हेन द crust and thruff of the light wave meet at some point, ठीक है, जहां पर crust या थ्रफ मीट करते हैं, then the intensity of light will be maximum, जो लाइट की इंटेंसिटी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एट दिस पॉइंट देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव, देयर विल बी द कंस्ट्रक्टिव, बोलो जल्दी क्या बनेगा, इंटरफेरेंस। एंड एट सम पॉइंट when the crust and trough of light wave meet each other, है ना, जहां पर सर कंस्ट्रक्टिव का क्या बन रहा है सर, क्रस्ट और थ्रफ दोनों का मीट करता है, तो वहां पर क्या बनती है सर जी, वहां पर मैक्स मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी और वहां पर जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा सर, डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन साफ है। when the crust and trough of the two light waves come meet each other at some point, ठीक है, then the intensity of light will be minimum, और उन पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, देयर विल बी द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वहां पर इंटरफेरेंस कैसे होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो इक्वेशन है वो हमें क्लियर हुआ कि y इज इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, अच्छा यहाँ y2 नहीं लिखा, y2 प्लस y3 डैश डैश डैश, ये होता है आपका
इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने पढ़ा कि सर वेव्स में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। हमने समझा कि ये सर वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, a क्या है, ओमेगा क्या है और k क्या है, x क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी। अब देखो, अब आगे की तरफ टॉपिक की तरफ चलते हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इनकी तरफ बातें करते हैं हम लोग। एंड फिर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, जब दो लाइट वेव चलती हैं तो कितना उनमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की तरफ, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया पूरे अच्छे से, और अब इसका थ्योरी है भाई। अब डेफिनेशन आप देख सकते हो कि सर द पॉइंट वेयर द क्रस्ट एंड थ्रफ ऑफ बोथ वेव्स मीट टू वन अनदर, यानी देख लो इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट दोनों को कंबाइन हो रहे हैं। इधर देख लो तो इधर थ्रफ थ्रफ कंबाइन हो रहे हैं। तो जहां पर क्रस्ट और थ्रफ एक साथ मिलते हैं दोनों वेव के, तो वहां क्या बनती है सर जी, वहां बनती है आपकी कंस्ट्रक्टिव। साथ ही में जब ये क्रस्ट एंड थ्रफ मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी लाइट की। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, आपका क्रस्ट बनता है, यानी सॉरी ऐसी कंडीशन में बनता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका बनता है। अब बात कर लेते हैं सर डिस्ट्रक्टिव की, कि डिस्ट्रक्टिव कहां बनता है भैया। तो डिस्ट्रक्टिव सर बनता है आपका कि जब ऐसा पॉइंट मिले कि जहां पर एक वेव का क्रस्ट मिल रहा हो और दूसरे वेव का थ्रफ मिल रहा हो। एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का थ्रफ जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके क्या मिलता है सर, आपका डिस्ट्रक्टिव मिलता है। और जब डिस्ट्रक्टिव बनेगा तो सर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, सबसे मिनिमम हो जाएगी। इस कंडीशन को हम कह रहे हैं सर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको क्या मिल जाएगी, डेफिनेशन यहां से मिल जाएगी। अब हम चल रहे हैं सर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है सर कंडीशन 4, है जी, कंडीशन 4, कंडीशन 4 कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है जी, डिस्ट्रक्टिव वेव्स इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी कि जब बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है तो उनके लिए क्या कंडीशंस मिलती हैं। इसे समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब लाइट वेव चल रही है ना, तो बेटा लाइट वेव जब चल रही होती है तो आप एक बात समझे, जैसे ये एक पॉइंट P है, यहां से यहां सोर्स है S1, ठीक है, यहां एक पॉइंट P है, यहां सोर्स है S1, इससे लाइट वेव गई, यहां एक सोर्स है S2, यहां से एक लाइट वेव गई। तो आप बोलोगे सर इसका जो पाथ है वो x1 है, इसका जो पाथ है सर वो x2 है। तो मैं एक रिलेशन निकालता हूं इन दोनों में कि सर एक होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है जी, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इन दोनों में एक रिलेशन आता है फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक अंतर नजर आता है। अब क्या अंतर होता है वो समझेंगे। इसको समझने से पहले आप ये चीजें समझ लो कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या होता है सर, एक रिलेशन आता है, वो निकल के वो हम प्रूव कर रहे हैं। तो मान लो सोर्स S1 से लाइट रे जाती है P पर, फिर सोर्स S2 से लाइट वेव जाती है सर कहां पर, P पर। तो सर मैंने बोला था इन दोनों में क्या होगा, पाथ में डिफरेंस होगा। तो आप ये देखो जो मैंने इक्वेशन बताई थी, आप बोलोगे सर A sin ओमेगा t माइनस kx था। अब मैं कह रहा हूं कि सर पहली वाली में पाथ कितना है, x1 है, और दूसरा इक्वेशन जब बनाओगे आप तो वो हो जाएगा सर a sin ओमेगा t माइनस kx2। देखो ये दोनों इक्वेशन में आपको एक अंतर नजर आ रहा है कि सर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा सेम है, टी सेम है, के सेम है, लेकिन किसमें डिफरेंस है, पाथ में। अब अगर पाथ में डिफरेंस आएगा तो एक बात समझो कि ये जो इक्वेशन होते हैं ये जो है ये साइन फाई के तो इक्वल होगा, ये भी सर क्या होगा, फाई के इक्वल होगा, ये फाई 1 और ये फाई 2। मतलब जो हम इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन फाई ही तो रहेगी, फाई मतलब थीटा, एंगल ही तो रहेगा। तो एंगल कब चेंज हो रहा है भाई, अगर पाथ में डिफरेंस आ रहा है तो सर एंगल भी चेंज हो रहा है, सीधी सीधी बात है। अगर एंगल ये पाथ में डिफरेंस नहीं होगा तो एंगल में भी यानी उसके फेज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सीधी बात आपको ये समझनी है कि पाथ में डिफरेंस होने की वजह से ही फेज में भी डिफरेंस होता है। तो फेज में कितना डिफरेंस है तो उसको ले लेते हैं सर डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई लोगे तो सर पाथ में डिफरेंस होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स1 और माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स2। अब आप देखोगे सर डेल्टा फाई इज इक्वल टू आ रहा है आपका ओमेगा टी माइनस के एक्स1 माइनस ओमेगा टी प्लस में के एक्स2। तो ये सारी बातें समझ में आई सर, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई आता है सर माइनस के एक्स1 और प्लस में के एक्स2। सीधी सीधी बात सर, डेल्टा फाई के आ गया कॉमन, एक्स2 माइनस एक्स1
क्या x2 माइनस x1 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। और जो k है सर, इसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर 2 पाई अपॉन में लैम्डा। तो सीधी सीधी बात होगी सर, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा x। कितना हो जाएगा बेटा? डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इतना आपका ये डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में एक रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई सारी बातें? समझ में आ रही ना चीजें एकदम क्लियरली? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात इधर आ जाओ, ये बात अगर क्लियर आ गई तो फिर पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया सर। क्या दोनों में एक रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ठीक है भैया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि सर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो मैं इधर से इसको रफ कर रहा हूं ताकि आपको ये सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएं, है ना? ध्यान से समझना। देखो अभी मैं यहां पर आपको समझाता हूं, ठीक है? एक बात समझिएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर ये एक कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी, तो इसको समझने के लिए आप समझो ध्यान से एकदम। ठीक है भाई, हमें पता है कि सर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना? कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, यहां पर समझो बेटा। जैसे लाइट वेव है सर, ये वाली लाइट वेव है, तो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिलना चाहिए। अब यहां से यहां तक का जो वैल्यू मुझे पता है कि सर ये होता है लैम्डा। ठीक है भाई, क्या होता है? लैम्डा। और अगर आप देखोगे, फेज देखोगे भाई, ये तो हो गया पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स कितना है सर जी? लैम्डा है ना? पाथ जो है वो कितना कवर कर रही है? लैम्डा। फेज कितना भाई साहब? फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा फाई कितना है? तो आप देखोगे यहां से यहां तक एक साइकिल पूरा करेगी तो सर 2 पाई करना पड़ेगा, उसको 2 पाई चलना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्टिव कब बनता है सर? कंस्ट्रक्टिव कब बनता है? जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिले। जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलता है, ध्यान से सुनना, इसका क्रस्ट इस तरह से, ठीक है, इसको अभी ऐसे इसको मिटा दो, ऐसे समझो। फिर दूसरी वाले का क्रस्ट इसी के क्रस्ट से मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं हम। इसका क्रस्ट इसके थ्रफ, देखो इसका जहां थ्रफ है इसका भी थ्रफ है, जहां इसका क्रस्ट है वहां इसका भी क्रस्ट है। तो आप बोलोगे सर ऐसी कंडीशन में जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। और पाथ डिफरेंस के साथ साथ जो आपका क्या है सर? फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है वो भी कितना हो जाता है? जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट कंडीशन के लिए पाथ हो गया जीरो, पहली कंडीशन के लिए, और फेज डिफरेंस भी हो गया जीरो। फिर सर आगे चलेंगे तो आगे जब वो लैम्डा डिस्टेंस कवर करेगी, है ना? अब आगे देखो, इस तरह से वो आगे चल रही है। तो ये वाली भी सर जैसे इसका क्रस्ट वैसे इसका थ्रफ, ये आगे चल रही है। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चल रही है? लैम्डा। तो एक लैम्डा में कितना होता है सर जी? आप बोलोगे 2 पाई चल रही है। तो अगर आगे जाकर ये लैम्डा डिस्टेंस कवर करती है तो ये कितना हो गया? 2 पाई, है ना? फिर आगे देखोगे तो आगे सर चलेगी 2 लैम्डा, और 2 लैम्डा में कितना होगा? 4 पाई। फिर आगे चलेगी 3 लैम्डा, और 3 लैम्डा में होगा 6 पाई, क्योंकि एक लैम्डा में 2 पाई है तो 2 में 4, 3 में 6, तो आगे चलती जाएगी तो सर कंडीशन हो जाएगी n लैम्डा, और इसमें हो जाएगी 2n पाई। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 2n पाई। बात समझ में आ गई? इतना बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं करना सर, पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में क्या है सर? पाथ डिफरेंस बिल्कुल जीरो है, यानी जहां से ये चल रहा है वहीं से ये चल रहा है। बाद में जब इसने लैम्डा डिस्टेंस कवर कर ली, पूरा एक पाथ कवर कर लिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी ये, है ना? ये यहां से, ध्यान से सुन लेना, ये होगी सर इसकी लैम्डा। तो यहां से यहां तक फेज कितना हो गया सर जी? आप बोलोगे सर जी 2 पाई हो गया। फिर आगे चलेगा तो आगे आप देखोगे तो सर आगे भी ये चल रहा है, तो कितना चल दिया सर? 2 लैम्डा चल दिया आपकी बात। जब ये 2 लैम्डा चल लिया तो 2 पाई यहां, 2 पाई यहां, तो 4 पाई हो गया। इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी और इसका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस ऐसे हो जाएगा। तो n लैम्डा के लिए, n टर्म्स के लिए हो जाएगा n लैम्डा, और ये फेज डिफरेंस हो जाएगा 2n पाई। अब इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालेंगे, ठीक है? तो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम पहुंचते हैं सर डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसे करोगे? देखो अगर ये बात आपको अभी भी थोड़ी बहुत चुभ रही हो तो टेंशन मत लो, है ना? अगर अभी भी आप चुभ रही हो तो अभी टेंशन मत लो, अभी इसका एक बहुत जबरदस्त मैं आपको फिनोमेना कराऊंगा, तब तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए रुको। डिस्ट्रक्टिव क्या है सर? डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, देखिए मैंने बोला सर एक का जो क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक का सर क्रस्ट और दूसरे का क्या होता है? थ्रफ होता है। एक का क्रस्ट दूसरे का क्या होता है? थ्रफ से मिलता है। तो यानी ऐसे बना लो,
स्टार्टिंग में इसका थ्रफ इसके क्रस्ट से मिलेगा इस तरह से। फिर सर इसका आगे बढ़ेगा, वो चीज अलग हो गई। तो आप देख रहे हो सर वो पहला कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस इसमें आप समझ रहे हो ना, पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा, पाथ डिफरेंस शुरू होगा लैम्डा से। एक का थ्रफ दूसरे के क्रस्ट से मिल रहा है, सही है, एक का थ्रफ दूसरे के क्रस्ट से। ये देखो पहली वाली का क्या है, थ्रफ है, और ये दूसरी वाली का क्या है, क्रस्ट है। तो भाई पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है सर जी, लैम्डा बाई टू, सॉरी लैम्डा बाई टू। लैम्डा तो पूरी होती है ना यहां से यहां तक, ये पूरी डिस्टेंस लैम्डा है, लेकिन वो कितना कवर किया सर, लैम्डा बाई टू। तो पाथ डिफरेंस स्टार्ट होता है सर लैम्डा बाई टू से, और लैम्डा बाई टू कवर कर रहा है। तो एक लैम्डा में सर 2 पाई होता है, तो खाली लैम्डा में कितना फेज होगा, है ना, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, तो 2 से डिवाइड कर दोगे भाई साहब, आप बोलोगे पाई का। फिर ये आगे चलेगा सर, है ना, आगे चला इस तरह से। तो फिर अब की बार में सर इसका थ्रफ है, इसका क्रस्ट है, ऐसे मिल रहा है ना, इसका क्रस्ट है, इसका थ्रफ है, ऐसे आगे बढ़ाओ ऐसे, ठीक है जी। फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। ये आगे बढ़ा इस तरह से, तो इसका थ्रफ, इसका क्रस्ट, फिर इसका क्रस्ट, इसका क्या हो जाएगा आगे इस तरह से, इसका क्या हो जाएगा, थ्रफ, ठीक है, इसका थ्रफ होगा। फिर ये इस तरह से चलेगा, इसका जब ये थ्रफ बनेगा फिर ये क्रस्ट बनेगा, इसका क्रस्ट बनेगा, इसका थ्रफ। तो आगे सर ये लैम्डा और चल गया, लैम्डा और चल गया, तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा हो गया सर 3 लैम्डा बाई टू। और 3 लैम्डा बाई टू में कितना हो जाएगा सर जी ये, भाई आप बोलोगे सर लैम्डा की वैल्यू कितना, 2 पाई है, तो 2 पाई है तो कितना हो गया, 3 इंटू 2 पाई अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 3 पाई। फिर आगे सर लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, तो आगे होगा 5 लैम्डा बाई टू, और ये आगे हो जाएगा सर जी 5 पाई, है ना। फिर ऐसे आगे चलते जाओगे तो इसका लैम्डा, इसका 3 लैम्डा बाई टू, इसका 5 लैम्डा बाई टू, डैश 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 करोगे तो आगे हो जाएगा 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई टू। फिर ऐसे इसको सर 5 पाई, 7 पाई और डैश डैश, ये हो जाएगा सर 2n माइनस 1 इंटू में पाई। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी कंडीशन मिल जाएगी सर, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होती है और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें आपको क्लियर होगी, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालेंगे, पहले एक चीज और बता दूं कि बेटा लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज आप समझ जाएंगे। अब इतनी बात समझने के बाद में हमें इसका एक डेरिवेशन करना है, फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको और बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्या समझाऊंगा, ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको वहां पर समझ में आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं उस चीज को। तो अब हम पहुंच चुके हैं किस पर, एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव एट एनी पॉइंट पी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। यानी इंटरफेरेंस पैटर्न जब होता है तो क्या हो रहा है सर, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी लाइट की, ये हम लोगों को फाइंड करना है। आई होप अभी तक की जो सारी चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो रही होंगी। और भाई अगर मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो एक काम बनता है कि यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो मेरे को पता है कि सर जो वाई होता है हमारे पास में, है ना, वाई जो होता है सर वो कितना होता है, A1 साइन ओमेगा टी, है ना। फिर सर दूसरा जो है हमने ऐसे मान लिया A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। इस तरह से मैंने दो इक्वेशन आपकी ये लिख ली, एक है सर A1 साइन ओमेगा टी और एक है सर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मैं आपको बता चुका था कि सर y1 प्लस y2 होता है, कहां से आया ये सर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना जी, सुपरपोजिशन की कंडीशन से आया है। तो सर टोटल जो y है आप बोलोगे सर A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, आराम से समझते रहना, इंटेंसिटी में रिलेशन निकालेंगे। आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। अच्छा, यहां आपने अगर देखोगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन A प्लस बी का, यहां लिख लेते हैं साइन A प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये देखोगे सर ए है हमारे पास में ओमेगा टी और बी है हमारे पास में फाइव, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस में कॉस ओमेगा टी
इंटू में साइन फाई। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला लग गया। y इज इक्वल्स टू हो जाता है सर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, ठीक है जी, प्लस में a2 कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई। ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला, है ना। a2 की मल्टीप्लाई होगी अंदर जाके। अब बोलोगे हाँ जी सर ये तो होना ही था, कोई इशू है ही नहीं इसमें। अब बोलोगे सर जो y की वैल्यू है, एक काम कर लेते, देखो यहां भी साइन ओमेगा टी है और यहां भी साइन ओमेगा टी है, तो आप देख लो सर साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया। आप बोलोगे सर यहां बचा a1 प्लस a2 cos फाई, है ना बेटा, और ये सीधा सीधा हो गया a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई, है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं कि सर a1 प्लस a2 cos फाई जो है, यहां पर आप देख रहे हो कि cos में आंसर आ रहा है, तो सर ये क्या है सर r cos थीटा, हम लोग इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो है सर a2 sin फाई है ना, फाई वाली चीजों को हमने लेट कर लिया, ये हो गया सर r sin थीटा, है ना। अब हम ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, a1 प्लस a2 cos फाई r cos थीटा के इक्वल है, a2 sin फाई r sin थीटा के इक्वल है, ताकि मुझे एम्पलीट्यूड मिल जाए, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। अब एक एक बात आपको समझ में आएगी, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी, जिन बच्चों को समस्या हो रही थी, वो यहां से सॉल्व हो जाएंगी और बढ़िया से। तो a1 प्लस a2 cos फाई r cos थीटा, a2 sin फाई r sin थीटा, ये मेरी गारंटी है, एक एक बात आपको समझ में आएगी आज, ठीक है। तो मैंने क्या करना है सर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इधर सर r cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, फिर सर जी r sin थीटा का होल स्क्वायर कर दिया, इनको ऐड करना है स्क्वायर करके, है जी। और प्लस में इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, a1 प्लस a2 cos फाई का स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का स्क्वायर, ये हो जाएगी कंडीशन। आप बोलोगे हाँ जी सर स्क्वायर कर रहे हो आप बहुत दोनों तरफ का, ये हो गया सर जी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos फाई cos स्क्वायर फाई, और प्लस में 2a1 a2 cos फाई, और प्लस में ये हो गया सर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। सिंपल सी बात। यहां से सर r कॉमन लिया हम लोगों ने, मिला हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है, a1 का स्क्वायर, यहां देखो इन दोनों में साइन स्क्वायर फाई कॉमन है, सॉरी a2 स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचता है cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यहां मिलता है 2a1 a2 cos फाई, ये हम लोगों को यहां पर मिल जाता है। अब हमें पता है कि सर ये वैल्यू जो है 1 होती है, तो r स्क्वायर 1 हो गया, ये a1 स्क्वायर हो गया प्लस a2 स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2a1 a2 cos फाई, ये रिलेशन हो गया सर जी। ये r क्या है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कितना है सर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई के इक्वल आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक ये बात बता दूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर जैसे मैं कह रहा था कंस्ट्रक्टिव के लिए, है ना, और समझ लो कंस्ट्रक्टिव के लिए यहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव लेना है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उससे पहले एक और चीज समझ लो, मैंने आपको बताया था कि सर I इज इक्वल्स टू, ये जो है सर I1 प्लस के I2, क्योंकि I जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो जहां एम्पलीट्यूड है वहां I1 हो गया, ये वाला एम्पलीट्यूड है वहां I2 हो गया, यहां क्या हो जाएगा सर, रूट में I1 रूट में I2 और cos फाई। तो अगर एक बात मुझे बताओ, इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है, इंटेंसिटी को मैक्सिमम करना है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। बोलोगे हाँ जी, और भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूं आपको। पहला तरीका तो वो था, वेव बनाकर मैंने आपको क्लियर कराया। दूसरा तरीका है यहां से, ये इक्वेशन मेरे को मिल गई इंटेंसिटी का मैक्स, मेरे को इक्वेशन मिला, तो मुझे पता है कि सर आई जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ऑफ एम्पलीट्यूड। बोलोगे हाँ जी सर, यही तो भी आपने बताया था, बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगर मुझे ये मैक्सिमम करना है तो कॉस की वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा, और अगर कॉस मैक्सिमम होता है तो आपको पता है सर फाई मैक्सिमम होना चाहिए, फाई मैक्सिमम होता है। अच्छा, कॉस 90 ज्यादा होता है कॉस 0, अब बोलोगे सर कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 0 1 है, तो भाई फाई 0 रहेगा, फिर 2 पाई रहेगा, फिर 4 पाई रहेगा, फिर 6 पाई। याद रखना भाई, हमारी जो फाई की वैल्यू है कॉस में 0 2 पाई इतने पर ही तो मैक्सिमम होती है। अगर ये मैक्सिमम होगी तो पहली कंडीशन आपको मिल गई,
क्या मिली सर? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 की वैल्यू। और अब हमें पता है कि डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो मुझे को लैम्डा भी मिल जाएगा। कैसे? पहली कंडीशन में अगर फाई जीरो रखोगे तो ये सारी वैल्यू जीरो, तो डेल्टा एक्स भी जीरो। अब दूसरी कंडीशन में डेल्टा पाई अगर 2 पाई रखोगे तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया सर जी? लैम्डा आ गया। तो दूसरी कंडीशन में कितना है? लैम्डा। देखो आ रहा है ना समझ में? अब तो कुछ दिक्कतें नहीं हो सकती, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया। तीसरी कंडीशन में डेल्टा फाई कितना रखोगे सर जी? 4 पाई। अगर 4 पाई रखोगे तो 4 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। भाई साहब ये गया तो डेल्टा एक्स आ गया सर जी 2 लैम्डा। तो इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो एन लैम्डा, ये बढ़ेगा सर 2 एन पाई हो जाएगा। सीधे सीधी बात है ना कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो मजेदार लग गया, और कंडीशन तो ये तो बिल्कुल यूं ही निकल कर आ गई, है कि नहीं? अब निकालते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब बोलोगे सर डिस्ट्रक्टिव के लिए जो है cos फाई क्या होना चाहिए? cos फाई मिनिमम होना चाहिए। और cos की जो वैल्यू है भाई देखो, cos 90 होता है सर जी 0, cos 0 होता है सर जी 1, और cos पाई होता है -1। तो आप मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 1 जो है मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम किस पर है सर जी? पाई पर है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई सर? जो डेल्टा फाई है वो होगा पाई, फिर होगा सर 3 पाई, फिर होगा 5 पाई, फिर होगा 7 पाई। इस तरह से यहाँ मिनिमम होगा। अगर यहां मिनिमम है तो सर जी आप डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लो। भाई पहली कंडीशन ही आपकी कितने पर है? पाई पर है। फिर है सर जी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आप इसको इधर लेके आओगे, आप बोलोगे लैम्डा पाई अपॉन में 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। बोलोगे पाई से पाई खत्म, तो डेल्टा एक्स यानी जो पहली कंडीशन है वो आ गई लैम्डा। बोलो हाँ या नहीं? अभी बन रही थी यही कंडीशन। फिर दूसरी बात, अब तो मजा आ गया, अब तो यार एक बार बनता है, एक बार लाइक तो बनता है, अब तो बना दो। फिर दूसरी कंडीशन में 3 पाई हो गया सर, है ना? फिर आप बोलोगे सर 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल हो गए, ये जनाब इधर जाएंगे, 3 लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन 3 लैम्डा 2 अपॉन 2 होगी। तो वही आ रही है कंडीशन की नहीं आ रही जो समझा रहे थे? फिर अगली सर 5 लैम्डा बाई 2 बन जाएगी। तो ये जनाब कितने थे? 2n माइनस 1 इंटू पाई, और ये जनाब कितने हो जाएंगे? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 हो जाएंगे। ये कंडीशन आ जाएगी भाई साहब निकल के। तो यहां से भी आप लोग कंडीशन निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा भाई साहब। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों की कंडीशन भी मैंने आपको इसी में साथ में समझा दी, कंस्ट्रक्टिव की भी और डिस्ट्रक्टिव की भी। अब आपको अगर मजा आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, कि आग लगा देंगे भाई साहब, इतनी बेहतरीन तरीके से वेव ऑप्टिक्स खत्म करेंगे। ठीक है, एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हो गया सर आपके साथ में। अब हम चलते हैं, इसको रफ करते हैं और हम निकालते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या निकालते हैं बेटा? मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन पर, कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी लाइट की और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी। अब जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला निकाला था सर, I इज इक्वल्स टू होता है I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। तो अगर सर मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूं तो cos फाई शुड बी मैक्सिमम, और हमें पता है कि सर cos फाई जो मैक्सिमम होता है स्टार्टिंग में, फाई की वैल्यू 0 पर होता है, कंडीशन 0 पर होता है। तो आप बोलोगे सर I जो है I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 और रूट I2 बचेगा, क्योंकि cos फाई हो गया cos फाई 0 डिग्री पर हो जाता है 1, है ना? cos 0 डिग्री हो गया 1। आप बोलोगे ठीक है सर इतना बन गया। तो सर ये जो I की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2, है ना? भाई आई रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट से कैंसिल होकर I1 ही आ जाएगा। तो यहां पर आप सोच रहे हो A1 का स्क्वायर प्लस सॉरी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB नहीं बन गया? आप बोल रहे हो हाँ जी सर। तो भैया ये जो I मैक्सिमम है ये हो गई रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात है कि अगर मैक्सिमम होती है तो इतनी इंटेंसिटी हो जाएगी। और मुझे पता था सर कि रूट आई बराबर होता है ए के, क्योंकि ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो आई बराबर ए स्क्वायर हो गया। तो प्रोपोर्शनल है, ऐसे समझ रहे हो आप लोग चीजें? ये प्रोपोर्शनल है। तो भाई सीधा सीधा और फॉर्मूला निकल कर आ सकता है, रूट की जगह आप लिख सकते हो I1 की जगह कितना लिख सकते हो? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, वेयर A1 एंड A2 आर द एम्पलीट्यूड, वेयर I1 एंड I2 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
फिर इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी निकालोगे, तो जैसे मुझे पता था कि रूट में ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, तो सर क्या होना चाहिए, फाई शुड बी मिनिमम, और फाई मिनिमम किस पर होती है सर जी, पाई पर। तो आप देखोगे cos पाई का जो वैल्यू है वो आप बोलोगे सर जी -1 है, तो I जो है सर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस में 2 रूट I1 रूट में I2, क्योंकि cos पाई माइनस हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। आप बोलोगे सर इस कंडीशन में I हमारा मिनिमम हो गया, हम इसको ऐसे कर सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट I1 रूट I2 हो गया। फिर बोलोगे सर I जो मिनिमम है हमारा वो हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I1 I2 किसके बराबर है, आपने बोला सर A1 और A2 के इक्वल है, तो I जो हमारा मिनिमम है वो हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दैट इज द मिनिमम कंडीशन। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि सर रेशियो निकालो I मैक्सिमम और I मिनिमम का, तो रेशियो में रख दोगे, बोलोगे A1 प्लस A2 का स्क्वायर और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, आपको पता है कि सर इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, एम्पलीट्यूड के, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, सीधी बात। तो ये दोनों फॉर्मूले आपसे यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी एक मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे देखो यहीं पर कर लेते हैं, क्या कंडीशन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा द रेशियो ऑफ, है ना जी, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ लाइट वेव्स, है ना, लाइट वेव्स आर 2:1, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से कि इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड कर दो, जबकि एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है। तो भाई साहब A1 रेशियो A2 गिवन है 2:1, और हमसे पूछ रहा है I1 रेशियो I2 क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे को यही वाला कंडीशन तो लगाना है, अभी स्टार्टिंग में पहले में तो यही लगाना है। तो हमें पता है कि सर I1 रेशियो I2 होता है A1 प्लस A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, तो I1 रेशियो I2 2:1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो I1 रेशियो I2 हो गया सीधा सीधा 4:1। तो पहली कंडीशन यहां से समझ में आ जाती है कि सर इस तरह का क्वेश्चन भी यहां से पूछा जा सकता है। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी का एकदम फटाफट से, फिर इसको रफ करके आगे चलते हैं कि और तरह का किसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको रफ कर लेते हैं भाई, आ जाओ भैया, है ना, एकदम मजेदार तरीके से, है ना। अब सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी क्लियरली। अब मैं आपसे ये कहता हूं सर कि जो भाई साहब एक और क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, मैं कहता हूं सर एम्पलीट्यूड्स, ठीक है, A1 रेशियो A2, एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो है वो 3:4 है। कितना है सर, 3:4। तो आपसे पूछेगा सर फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अच्छा जी, ये दे रखा है, तो भाई I मैक्स और I मिनिमम, इनका रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो आप बोलोगे सर A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 4 है, फिर A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 4 है, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम ये है सर हो जाएगा 7 और -1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो सर 7 का स्क्वायर 49 -1 का स्क्वायर ये, तो 49:1 हो गया। सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है भाई साहब, कैसे भी कर लो, इधर से पैर पकड़ लो उधर से पकड़ लो, आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा चुटकियों में। बहुत मस्त क्वेश्चन आपको। चलो एक और बता देता हूं सर, अब की बार दिया है सर द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, ठीक है, I1 रेशियो I2 गिवन है सर जी कितना, इसने बोला सर 25:1, है ना, इंटेंसिटी का रेशियो है 25:1। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो पूछ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पर दो तरीके हैं, दोनों में से बताओ, इजी वाला बता दूं, फिर दोनों इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इजी है, बस समझ में आने की बात होती है। समझ में आ गया तो दोनों इजी है, और समझ में नहीं आया तो दोनों हार्ड है। देखो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, एक चीज मुझे पता है कि सर ये होता है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और होता है फिर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब आप देख रहे हो सर रूट I1, तो रूट में I1 कितना है 25,
प्लस रूट में आई, कितना है सर I2 1, ये सर रूट में 25 माइनस इसका स्क्वायर भी है भाई साहब, है ना, स्क्वायर भी है, और ये हो गया सर रूट में 1 इसका स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम जो है और आई मिनिमम जो है इनका बचा कितना सर, रूट निकालोगे तो आप बोलोगे 5, 1 का रूट निकालोगे 1, आप बोलोगे 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 और 1 सर जी 6 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया सर जी 4 का स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ये जो है सर ये हो जाएगा 36 बाई कितना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60। अब इसे कैंसिल कर लो, कितने से 2 से करोगे 4 से, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, इस तरह से 9:4 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है सर। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, इधर आ जाओ भाई साहब, दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, पहले तरीके से तो ये आ गया आंसर। अब दूसरा तरीका ये था कि भाई रेशियो दे रखा है I1 अपॉन I2 का रेशियो, अब ये किसके इक्वल होता है A1 अपॉन A2 स्क्वायर के, तो I1 था 25, ये था 1, तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट लगाओगे तो 5 अपॉन 1 ही आ जाएगा। A1 अपॉन A2 का रेशियो आ गया 5:1, तो ये लगाकर भी आप रख सकते हो कि I मैक्सिमम और अपॉन I मिनिमम होता है सर जी A1 प्लस A2 का स्क्वायर और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व करके बताना सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये आप सॉल्व करके बता देना। तो दोनों में से इस तरह के मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग हिसाब से आपको करा दिए हैं, दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, और यही नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे बनते हैं, तो मस्त करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सर किसकी तरफ, अब हम चलते हैं अपना कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं और थोड़ी बहुत और चीजें बता दें। अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट फेज पर जिसका नाम है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट को इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी कहते हैं। और यहां से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्या पूछा जा रहा है, व्हाई इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है, कि इंटरफेरेंस इंडिपेंडेंट सोर्सेस से पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देख रहे हो ये बोर्ड, इस बोर्ड पर तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, ये बोर्ड तो हमें पूरा ब्राइट नजर आ रहा है सर, जबकि इंटरफेरेंस अगर लाइट में होता है तो हमें कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कभी ब्राइट ऐसे नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो लाइट सोर्सेज है वो इंडिपेंडेंट ही रहे। अब पहले समझ लेते हैं कि सर कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में अंतर क्या है और क्या ये होती हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि सर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट दैट हैज जीरो फेज डिफरेंस, जिनका जो फेज डिफरेंस है सर वो या तो कांस्टेंट रहता है या फिर जीरो रहता है, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। फिर सर बात करते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की, तो सर ऐसे सोर्सेज जिनका फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट नहीं रहता या फिर उनका फेज डिफरेंस जीरो नहीं रहता, ऐसे को हम कहते हैं इनकोहेरेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब ये बात हमें समझ में आ गई, इसका सर एग्जांपल क्या है, देखो इसका होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, लाइट सोर्स जो होते हैं वो आपके इसी में आते हैं, और इसमें आप लैंप ले लो, बल्ब ले लो, ये इसके एग्जांपल है जो क्या कर रहे हैं सर जी, आपका इनकोहेरेंट लाइट ऑफ सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि सर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ये पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज में जो टू वेव्स चल रही हैं, जो दो वेव्स चल रही हैं, है ना, ये दो वेव्स आ रही हैं इस पार्टिकल पर मिलकर आ रही हैं, तो यहाँ पर बनेगी ब्राइट फ्रिंजेस, फिर आगे बनेगी सर डार्क फ्रिंज, फिर बनेगी सर ब्राइट फ्रिंज, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब इनका फेज डिफरेंस क्या हो सर जी, सेम हो। लेकिन अगर फेज डिफरेंस सेम ना हो तब क्या होगा, अब बोलोगे सर जब फेज डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो जहां पर डार्क बन रही थी कुछ समय बाद वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर सर जहां पर ब्राइट बन रही तो वहां पर डार्क बनेगी, और ये पैटर्न इतनी तेजी से चेंज होगा, ये पैटर्न इतनी तेजी से चेंज होगा कि हमारी जो आईज हैं वो इसको वॉच ही नहीं कर पाएंगी कि वो बदल भी रहा है, और हमको ऐसा नजर आएगा कि पूरा का पूरा एक ब्राइट फ्रिंज है, सभी में लाइट नजर आएगी, डार्क फ्रिंजेस नजर ही नहीं आएंगी, ठीक है, ओवरलैप कर लेगी उसको, जहां पर कभी डार्क बन रही थी वहां पर अब की बार क्या बन जाएगी, ब्राइट, और जहां पर ब्राइट बन रही थी वहां डार्क, तो इस तरह से पैटर्न इतनी तेजी से चेंज होगा कि हम लोग इसको नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनसे हम लोग इंटरफेरेंस को देख ही नहीं पाते। समझ में आ गया ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए, व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए। व्हाइट लाइट में भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेव से निकलती है वहां से, तो इसलिए व्हाइट लाइट से भी पॉसिबल नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए आपको। ओके बेटा, चलिए यहां के बाद में अब हम लोग चल रहे हैं कि किसी भी वेव की जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है वो कितनी हो सकती है।
ठीक है, कितनी हो सकती है, और फिर चल रहे हैं हम लोग किस पर, यंग के मॉडल पर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी किसी भी लाइट सोर्स की कितना हो सकती है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, जिसका नाम है सर, नाम क्या है सर, प्रूव करना है हम लोगों को। क्या प्रूव करना है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी फ्रॉम 0 to 4i, यानी ज्यादा से ज्यादा किसी भी लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी हो सकती है, किसी भी लाइट वेव की जो इंटेंसिटी हो सकती है, वो 0 से 4i के बीच में ही रहेगी, उससे ज्यादा या कम होती रहे, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा जाएगी और ना 0 से कम जाएगी। आप कहो सर ऐसा कैसे, आपने तो पहले अंदाजा लगा दिया, कुछ तो होगा, कोई तो रीजन होगा। हाँ भाई, तो रीजन बता रहे हैं। तो अभी जैसे हमने प्रूव करा था सर, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, है ना। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब सर कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, है ना, कोहेरेंट सोर्सेज। और कोहेरेंट सोर्सेज में आपको पता है कि सर कोहेरेंट सोर्सेज में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। तो आप बोलोगे सर जी I1 I2 के इक्वल होगा, जो कि I0 है, हमने ऐसे मान लिया, है ना, क्योंकि आपको पता है कि सर मैक्सिमम जो होती है वो कोहेरेंट सोर्सेज में ही होती है। तो इस वजह से मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालने के लिए, तो I इज इक्वल टू हो गया सर I0 प्लस I0, और प्लस सर ये कितना हो गया 2 रूट में I0 रूट में I0, और ये हो गया cos फाई। अब आप देख रहे हो सर यहाँ पर I0 और I0 हो गया 2I0, प्लस में ये हो गया सर 2I0 cos फाई, क्योंकि भाई रूट में रूट है, दोनों चीजें हैं, तो कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी जो टोटल इंटेंसिटी है, आप बोलोगे जो 2I0 है भैया वो तो कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ cos फाई बचा। अच्छा जी, इस 1 को कैंसिल करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप बोलोगे नहीं पढ़ा सर। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू हो गया सर 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इतना क्लियर हो गया हमारे पास में। अब अगर मैं इसकी देखता हूं कि सर मिनिमम इंटेंसिटी अगर निकाली जाए, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है ना जी, मिनी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, तो मिनिमम के लिए cos फाई मिनिमम होना चाहिए। आप बोलोगे सर cos फाई तो मिनिमम किस पर होता है, पाई पर होता है। अब पाई पर मिनिमम होगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर I इज इक्वल टू 4I0 cos, ठीक है, cos स्क्वायर π/2 हो गया। अब आप बोल रहे हो सर π/2 तो 90 होता है, 90 पर 0 हो गया, तो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। पाई भी रख रहे हो ना, तब भी मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है। अब मैक्सिमम के लिए आपको पता है सर, मैक्सिमम के लिए तो cos कितना होता है, आप बोलोगे सर cos जो फाई है, ठीक है, किस पर होता है, आप बोलोगे सर फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम होता है। अब 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो I इज इक्वल टू हो गया 4I0, है ना, 4I0 cos स्क्वायर 0/2। आप बोलोगे सर जी ये तो 4I0 इंटू 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, तो I की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आ गई 4I0। तो भैया यही तो मैं बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो इंटेंसिटी है वो 4I0 हो सकती है, और कम से कम जो इंटेंसिटी है वो 0 हो सकती है। तो इन दोनों के बीच में रहेगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ठोको लाइक अगर समझ में आया हो तो, कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम जो लाइट है वो कहां से कहां तक वेराई करती है, 0 से 4i के बीच में वेराई करती है। अब हमारा एक बेहतरीन टॉपिक आने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, जिसका नाम है यंग मॉडुलस। क्या नाम है बेटे, यंग मॉडुलस। तो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है, यंग मॉडुलस की तरफ चलते हैं। अब जैसे हम पहुंच चुके हैं अपने एक नए फेज पर, नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाई कमाल की चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग केवल ये समझ रहे थे वर्बली कि भाई इंटरफेरेंस होता है लाइट में। आपको इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, कैसे चीजें नहीं, मतलब अभी तक हम लोग केवल इसको थियोरेटिकली समझ रहे थे। लेकिन यंग नाम का एक अकेला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 1801 में, ठीक है, 1801 में इसको प्रैक्टिकली समझाया। यानी इतना एक, मतलब सोचो, एक अलग ही अमेजिंग चीज कर दी भाई इस बंदे ने, है ना, अलग ही धुआं उठा दिया इस बंदे ने। क्या काम किया यार, 1801 में इसने इंटरफेरेंस को अपने प्रैक्टिकल के बेस पर समझाया, और उस प्रैक्टिकल को इसने नाम दिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया बच्चे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और भाई अगर मजा आ जाए, आपको एक बात समझ में आ जाए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, ठीक है। इन्होंने क्या काम किया भैया, एक सोर्स लिया S, ठीक है, और इस सोर्स के सामने एक क्या किया बेटे, एक इस तरह से दो सोर्स S1 एंड S2 ये स्लिट बना दी, और इसका जो हमें यहां से मिलेगा, जो पैटर्न यहां से मिलेगा, वो कहां प्राप्त होगा आपको, स्क्रीन नंबर, ये मान लो स्क्रीन L है और ये स्क्रीन नंबर M है। इस
एम पर, इस स्क्रीन एम पर आपको एक पैटर्न फाउंड होगा। तो यहां पर ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स इन्होंने लिया, ये सोर्स था बेटा मोनोक्रोमेटिक, है ना, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था ये। यहां से लाइट वेव्स चली। अब ये लाइट वेव्स यहां से जब चलती हैं, ठीक है, इस तरह से लाइट वेव्स आगे चलेंगी, आगे चलेंगी, आगे चलेंगी। अब जैसे लाइट वेव्स यहां पर चलेंगी तो यहां जाकर S1 एंड S2 को हिट करेंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, S1 एंड S2 को जब ये हिट करेंगी तो सर ये जो S1 एंड S2 है ये एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे, है ना, फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे। अब एक बात आपको समझना है, यहां से ध्यान से समझने की चीजें कि बेटा ये जो सोर्सेज है ये कौन से सोर्सेज है सर, ये है कोहेरेंट सोर्सेज, है ना जी, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है ये। कोहेरेंट लाइट सोर्सेज क्या होते हैं सर? आप बोलोगे सर कोहेरेंट लाइट सोर्सेज वे सोर्सेज होते हैं जिनका फेज डिफरेंस जीरो होता है, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो यहां पर जो पैटर्न मिलेगा वो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद रखो कि सबसे पहले यंग ने ही कोहेरेंट सोर्सेज का अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। अब जब कोहेरेंट सोर्सेज चलेंगी तो S1 और S2 बेशक एक फ्रेश सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन यहां से जो वेव्स निकलेंगी दोनों से उनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इट मींस यहां से अलग एक टाइप की वेव्स निकलेंगी, है ना, यहां से वेव्स निकलेंगी, इस तरह से आगे बढ़ेंगी, ये आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से। फिर ऐसे ही वेव्स कहां से निकलेंगी सर? S2 से निकलेंगी। S2 से जो वेव निकलेंगी वो भी एक फ्रेश सोर्स की तरह आगे बढ़ेंगी, लेकिन दोनों की जो वेव है वो सेम फेज की है, सेम फेज की है। तो इस तरह से आप लोग उसमें स्ट्राइक करेंगे, इस तरह से। और जब ये स्ट्राइक करेंगी तो आपको दिख रहा है ना, इसे कुछ पॉइंट्स पर लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ये ऐसे कट हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पर सर लाइट क्या है, आपस में मिल रही है, और जिन पॉइंट्स पर मिलेंगी वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जिन पॉइंट्स पर नहीं मिलेंगी वहां पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमें मिलेगा कि सर एक पॉइंट पर क्या होता है, ब्राइट, आपको एक ऐसे धब्बे धब्बे मान लो, है ना, यहां पर आपको ब्राइट जो है फ्रिंजेस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? फ्रिंजेस। ये जो आपको एक सर्किट मिल रहा है ना, इसको फ्रिंजेस कहते हैं। ये जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर ब्राइट पॉइंट एंड डार्क पॉइंट बनेंगे, तो उन ब्राइट पॉइंट को हमने कहा फ्रिंजेस, ब्राइट या डार्क पॉइंट को हमने कहा फ्रिंजेस। और ये एक क्या होगा बेटा, आपको पैटर्न मिलेगा, है ना, पैटर्न मिलेगा कि एक टाइम पर आपको ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, है ना, इस तरह से, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। यानी ये जो मैंने आपको ब्लैक कर रखी है सारी ब्राइट फ्रिंजेस हैं। कैसी हैं बेटा? ब्राइट फ्रिंजेस। और इनके बीच में कैसी है भैया? आप बोल रहे हो सर डार्क फ्रिंजेस है। और एक बात आपको बता दूं कि आगे जाके जो यंग है उन्होंने ये बोला कि ये जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं, है ना, बवाल मचा दिया यार इस बंदे ने। सोच कर देखो कि यार ऐसा भी कुछ हम लोग गेट कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज से हमने एक पैटर्न गेट किया जिसमें सर क्या हो रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है, और उस पैटर्न में क्या मिल रहा है सर? ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, वो भी एक, है ना, एक पैटर्न में मिल रही है। अब मैंने ये बोला कि सर ब्राइट फ्रिंजेस जो थी या जो डार्क फ्रिंजेस है, डार्क फ्रिंजेस पर तो क्या होगा सर? डार्क फ्रिंजेस पर तो एक का क्रस्ट और एक का थ्रफ मिल रहा है, जिस वजह से वहां पर डार्क पॉइंट बन रहा है, यानी इंटेंसिटी जीरो हो जा रही है। तो जहां ब्राइट फ्रिंजेस है उन सभी फ्रिंजों की, है ना, सभी फ्रिंजों की जो ऑल फ्रिंजेस जितनी भी फ्रिंजेस हैं हैव सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी। सभी की इंटेंसिटी कैसी होती है? सेम होती है। ये किसने बताया है? ये किसने बताया? ये यंग ने बताया। ये सब मैं बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब यंग बता रहा है अपने इसमें कि भाई साहब जब ये आप क्या कर रहे हो, ये जो फ्रिंजेस मिल रही है, इन फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या है? सभी की सेम होती है, सेम इंटेंसिटी की। एंड जो इनकी विड्थ होती है जिस पर ये बन रही है, वो विड्थ भी कैसी होती है? सेम होती है। तो सेम विड्थ एंड सेम इंटेंसिटी की फ्रिंजेस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये पैटर्न आपको मिलेगा, इसी को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। याद रखना ये S1 और S2 क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। अगर नॉन कोहेरेंट होंगे तो आपको पता है कि सर इनका जो फेज डिफरेंस है वो लगातार बदलेगा। तो जहां डार्क और ब्राइट मिल रहा था वहां जाकर भी जहां डार्क है वहां भी क्या बन जाएगा? ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न नहीं मिलेगा, फिर आपको पूरा स्क्रीन ब्राइट ही नजर आएगा। आगे चलते हैं, ये सारी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर जब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो फ्रिंजों की एक विड्थ मिलती है, फ्रिंज विड्थ जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिंज विड्थ। अब ये फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? तो ये होती है सर बीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। ये फ्रिंज विड्थ होती है। देखिए इसके लिए ना पूरा एक डेरिवेशन है, लेकिन आपके सिलेबस से डेरिवेशन बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ओनली कितना बचा है? आपसे पूछा जाएगा कि फ्रिंज विड्थ कितनी होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि सब जो फ्रिंज विड्थ है आपकी लैम्डा डी अपॉन डी होती है। अच्छा, ये कहां से आया है सर? किस तरह से आया है ये?
तो मान लीजिए बेटा ये जो डी है ये लैम्डा ये क्या है, तो आपको ये सारी चीजें बता दूं। देखिए जो डी है सर वो क्या होती है, देखो इन ये जो दो आपके क्या है सर, ये जो स्लिट है आपके पास में एंड S1 एंड S2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं सर स्मॉल डी। ठीक है जी, क्या कहते हैं सर, स्मॉल डी। इस पैटर्न को जरा मैं यहां बनाता हूं, फिर से उसको वही रहने दो, यहां बनाता हूं इस पैटर्न को कि यहां से सर क्या हो रहा है, ये आपकी दो स्लिट है और यहां पर क्या है सर, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और सिल्ट S1 एंड S2 से लाइट रे चलती है और पॉइंट P पर मिलती है। और यहां हो गया सर जी आपका ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा। यहां से यहां की जो डिस्टेंस है इसको हम x कह रहे हैं। ये सिल्ट S1 है, ये सिल्ट S2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है सर वो d है। और इस वाले आपके किससे, सोर्स से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कैपिटल डी। ठीक है बेटा, सोर्स से जो यहाँ पर S1 और S2 है तो ये सोर्स का काम कर रही है, तो सोर्स से किसकी डिस्टेंस है, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं कैपिटल डी। लैम्डा क्या है सर, आपको पता है सर, लैम्डा इज द डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा इज द डिस्प्लेसमेंट। तो लैम्डा ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट की काम करेगा, ये आधा हो गया लैम्डा बाई 2, तो आधा नीचे होगा तो ये भी लैम्डा बाई 2, तो ये मिलकर हो जाएगा सर टोटल लैम्डा। ठीक है, कितना हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा इसका डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेस कर रही है। तो इस हिसाब से जो फ्रिंज विड्थ आती है बीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। ये सर क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होती क्या है, तो आप बोलोगे सर द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है जी, दो डार्क या ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लो यहां पर ब्राइट बन रही थी, यहां पर डार्क थी, तो फिर क्या होगी सर, डार्क बनेगी। तो लैम्डा क्या होता है भाई साहब, द डिस्टेंस बिटवीन, जो फ्रिंज विड्थ है ये क्या होती है सर, द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, दो डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आपका फ्रिंज विड्थ बीटा। समझ में आ गया भैया, इतनी बातें क्लियर होगी सभी को। उसके बाद हम ये चलते हैं कि सर अगर इस यंग के एक्सपेरिमेंट जो यंग ने किया है, इस पूरे सिस्टम को उठाकर हम वाटर में रख दें, तब क्या होगा। आप बोलोगे सर जब इसको उठाकर मैं वाटर में रख दूं, है ना, अगर मैं इसको वाटर में प्लेस्ड कर दूं, ध्यान से समझना एक एक बात, आग लगा देंगे भाई इस चीज में, एकदम सारी बातें समझ में आएंगी आपको। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको उठाकर कहां रख दिया, वाटर में रख दिया, तो क्या होगा। आप बोलोगे सर वाटर को उठाकर रख रहे हो तो डी भी चेंज नहीं होगा, ये वाला डी भी चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सर, लैम्डा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा कैसे चेंज हो जाएगा सर, लैम्डा डिपेंड करता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो लैम्डा नहीं होगा सर, फिर हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से जो फ्रिंज विड्थ है, जो बी है आपका, जो बी है सर वो बी डैश इज इक्वल्स टू बी, ऐसे मान लेंगे जो बी डैश है वो बी अपॉन म्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, बी अपॉन म्यू हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा बदलेगा कौन, केवल और केवल। तो लैम्डा सर, लैम्डा की जगह कितना रख दोगे, लैम्डा अपॉन म्यू रख दोगे आप, तो ये बी अपॉन म्यू बचेगा। तो इस हिसाब से इतना डिफरेंस इसमें आ जाएगा। अगर इसको उठाकर हम किसी में रख देते हैं, किसी वाटर में रख देते हैं, तो उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। अगर आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, देन यू कैन फाइंड द न्यू फ्रिंज विड्थ। सही है, तो ये था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप आप सभी को एकदम तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं सर, जहां पर ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, ठीक है, जहां पर ब्राइट फ्रिंज होती है और जहां पर डार्क फ्रिंज होती है, तो उन सब का जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम होती है, एंड जिनकी इंटेंसिटी है, हर जगह पर लाइट की इंटेंसिटी सेम होती है। ऐसा नहीं है कि सर लाइट की इंटेंसिटी कहीं कम होगी या कहीं ज्यादा होगी, सभी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। कौन बता रहे हैं ये बता रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में यंग। ठीक है जी, इसको इसीलिए कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फ्रिंज विड्थ होती है, एक छोटा सा डेरिवेशन होता था इनका, लेकिन अभी रिमूव हो गया है। तो फ्रिंज विड्थ आती है सर बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी। डी क्या है सर, ये कैपिटल डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द, आपको पता है सर, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स टू स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी कह रहे हैं, एंड सिल्ट का बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी कह रहे हैं। लैम्डा क्या है सर, इनका पाथ का जो डिफरेंस है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। ये है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पहुंचेगा डिफ्रैक्शन की तरफ, है ना। डिफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। तो चलो हमारा नया फेज शुरू करते हैं जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन को शुरू करने से पहले आपको बहुत सारे फिनोमिना के बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग किस पर चलेंगे, डिफ्रैक्शन पर चलेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। तो गाइस अब हमारा नया एक टॉपिक शुरू हो गया है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन।
और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है उसको आपको ध्यान नहीं देना, थोड़ी देर के लिए बस मेरी तरफ फोकस करना, आपके दिमाग में एक चीजें बिठा देंगे, ये बात आप टेंशन मत लो। कुछ हम पहले ऑब्जर्वेशन की तरफ बात कर लेते हैं, कुछ हम पहले समझ लेते हैं कि सर क्या हो रहा था। देखो लाइट की स्टडी चल रही है, अभी तक हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स कवर करा, और रे ऑप्टिक्स में हमने ढेर सारी बातें पढ़ी, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का डिस्पर्जन होता है, लाइट प्रिज्म से पास होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, और बहुत सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर, वेव में हमने पढ़ा कि हाइगेंस ने थ्योरी दी कि लाइट इज अ वेव है ना। फिर हमने भी इसमें पढ़ा कि लाइट वेव की फॉर्म में चल रही है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि भाई लाइट आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा एक 10th क्लास में, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा एक बात बताना आप ध्यान से, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने सबने पढ़ा है, बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा तो मैं ये कह दूं कि अगर लाइट इससे पास हो रही है, यहां पर स्क्रीन है, तो आप ये कह रहे हो सर अगर लाइट यहां से पास हो रही है, लाइट रेज यहां पर जा रही है, तो आप बोलोगे सर लाइट यहीं तक पहुंचनी चाहिए, है ना। सीधा निकल रही है तो सर यहां पर ही आपको लाइट मिलनी चाहिए, यहां या यहां लाइट नहीं मिलनी चाहिए। या ऐसे मान लो कि मेरे पास में दो सिचुएशन है इस तरह से, है ना, यहां पर आप समझो, यहां से लाइट मिली तो सर लाइट यहां पहुंचनी चाहिए इस तरह से, यहां से लाइट रेज चली तो यहां चलनी चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए सर, शैडो रीजन होना चाहिए या डार्क रीजन होना चाहिए, है ना, शैडो रीजन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। बोलोगे हाँ जी सर 10th में तो यही पढ़ा था, लेकिन नहीं, लाइट कहती है नहीं मैं तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करूंगी, ये मेरा रूल्स है। लेकिन लाइट क्या कहती है सर कि लाइट जब यहां से चल रही थी तो लाइट क्या करती है, इससे ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो गई है, यहां से भी बेंड हो जाएगी, यहां से भी बेंड हो जाएगी, और जहां डार्क रीजन था वहां भी क्या बन जाएगा, वहां भी ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। क्या बन जाएगी सर, ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। तो यानी कहने की बात यह है कि जब लाइट किसी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, ये था हमारी 10th क्लास में, लेकिन 12th में आते आते देखो लाइट ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। जैसे आप लोग बदल जाते हो, है ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते, तो बदल जाते हो आप लोग, है ना। लेकिन मेहनत करो मेरे भाई, धुआं उठा देना पेपर में, इतनी मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, ठीक है, कुछ भी हो जाए बस आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखो। ये जो मोबाइल फोन वगैरह है ना, ये आपका एक हथियार होना चाहिए, जैसे आप लोग टाइम टाइम पर यूज कर लेते हो, ये आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, याद रखना इस चीज को, ये आपका हथियार होना चाहिए ना कि आपका डिस्ट्रैक्शन। तो मैं आपको ये बता रहा हूं भाई साहब कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी अभी तक, लेकिन जैसे यंग ने बताया अपना डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट, तो आप जानते हैं कि सर डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि लाइट तो इस तरह से वेव की फॉर्म में चल रही थी, यहां से इस तरह से वेव की फॉर्म में चल रही थी, तो वेव की फॉर्म में चल रही है तो देखो लाइट बैंड नहीं हो रही है इस तरह से, तो लाइट क्या करती है सर, बैंड हो जाती है। जब किसी शार्प ऑब्स्टेकल से पास होती है, किसी छोटे से ऑब्स्टेकल से पास होती है, तो लाइट बैंड हो जाती है। बस इसी फिनोमिना का नाम क्या है सर जी, डिफ्रैक्शन है। यानी द फिनोमिना इन विच लाइट बेंड एंड एंटर टू द शैडो रीजन आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑब्स्टेकल ऑफ शार्प कॉर्नर। यानी जब भी लाइट किसी शार्प कॉर्नर वाले ऑब्स्टेकल से पास होती है, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके लाइट क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है। तो इसी फिनोमिना का नाम क्या है, डिफ्रैक्शन नाम है। आप कहोगे सर ठीक है चलो ये तो हमने मान लिया, और कोई भी एग्जांपल दे दो, तो और कोई एग्जांपल ये है कि बेटा एक काम करो, अपने पास एक पेपर लो और पेपर में एक छोटा सा होल करो, इस तरह से मान लो यहां पर मैंने कर दिया, एक छोटा सा होल है, अब यहां पर स्क्रीन है, तो जब इससे आप लाइट पास करोगे तो ये जो होल है भाई साहब, इतना ही जाके यहां बनना चाहिए था, इतना ही बड़ा होल यहां बनना चाहिए था, है ना, जितने से लाइट पास हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप लाइट पास करते हो तो सर बड़ा सा क्या बनता है, एक इस तरह से बड़ा सा रीजन बनता है इसका। और जितनी दूर से आप लाइट पास करते चले जाओगे, जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च देखो, टॉर्च टॉर्च को पास से करोगे तो सर छोटा बनेगा, और दूर चलते चले जाओगे तो बड़ा रीजन बनेगा। तो उसी तरह से जब लाइट इस छोटे से होल से पास होती है तो उसका एक बड़ा रीजन बनता है, ना कि उतना ही रीजन बनता है। क्यों? क्योंकि सर लाइट जो है जब इससे पास हो रही थी तो लाइट बैंड हो गई, और बैंड होने के बाद में इस तरह से उसने क्या बनाया, इस तरह से उसने बड़ा रीजन बनाया। तो ये कुछ फिनोमिना हमें समझ में आए। इन फिनोमिना को जब हमने स्टडी किया तो भाई हमने देखा कि जहां लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जिस डार्क रीजन में लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वहां पर भी लाइट पहुंच चुकी है। तो इसी फिनोमिना को आगे नाम दिया गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज नेम्ड, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिनोमेना को हमने क्या कहा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक और चीज बताता है कि ये प्रॉपर्टी ओनली तभी पॉसिबल है जब लाइट इज अ वेव। जब लाइट क्या है, वेव।
इफ लाइट इज अ पार्टिकल देन इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम ये मान लें कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है ओनली, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो ये स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल होती। लेकिन अभी जब लाइट बेंड हो रही है तो ये किसको बता रही है कि सर लाइट में क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, तो ये वेव नेचर को भी शो करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब ये बात समझ में आ गई, तो अब यहां पर आप देखो, आगे हम चलते हैं। तो आगे मैं आपसे ये चलने के लिए बता रहा हूं, देखो इसका एक पैटर्न और बना लेते हैं हम, आपको ध्यान से समझना, इसका एक पैटर्न और ड्रॉ करते हैं। देखो जब लाइट हमें मिल रही है, जैसे यहां से लाइट किसी सोर्स से पास होती है ना, लाइट किसी सोर्स से पास हो रही है, लाइट यहां से जा रही है और यहाँ क्या स्क्रीन है, स्क्रीन पर लाइट बन रही है। तो जो यहाँ पर जब ये लाइट सोर्स से पास होगी और यहाँ किसी ऑब्स्टिकल से ऐसे गुजरती है, लाइट पास होती है, ये सोर्स हो गया, यहां से लाइट पास होती है, तो लाइट से क्या बनती है सर, लाइट जो वेव की फॉर्म में चलेगी, तो लाइट से क्या बनेगा सर, यहाँ पर कुछ फ्रिंजेस बनेगी। क्या बनेंगी, फ्रिंजेस बनेंगी। अब ये जो फ्रिंज बनेगी, ये वाली जो फ्रिंज है, ये सर होगी मैक्सिमा, ये होती है सेंट्रल मैक्सिमा। क्या होती है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर फ्रिंज है, फिर उसके इधर 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 क्या होती चली जाएंगी सर, छोटी छोटी फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। तो अब इन दोनों में अंतर होता है, जैसे इंटरफेरेंस आपने पढ़ा, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस थी सर सेम इंटेंसिटी की लाइट से थी, लेकिन यहां जो फ्रिंजेस बन रही है सर, सेंट्रल मैक्सिमा वाली जो फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी वेरी हाई होगी, इंटेंसिटी इज वेरी हाई। उनकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, और बाकी जो इंटेंसिटी है वो सर क्या होती चली जाएंगी, वो थोड़ा सा डल होती चली जाएंगी, उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। तो इंटरफेरेंस का जो फ्रिंजेस है एंड डिफ्रैक्शन की जो फ्रिंजेस है उनमें डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस है वो सेम इंटेंसिटी की नहीं होती, जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, बाकी सबकी इंटेंसिटी लो होती चली जाती है। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर इस तरह से ब्राइट पॉइंट, फिर उसके बाद डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, इस तरह से पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आ गई ना चीजें? अब बोलोगे हाँ जी सर। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस भी होता है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं, इसको रफ करते हैं। आप लोग इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे कि सर डिफ्रैक्शन कैसे काम करता है। अब हम थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि भाई हमारी जो सिलेबस है उसमें फ्रेनल और फ्राउनहोफर नाम से, किससे बेटा, फ्रेनल, ठीक है, फ्रेनल और फ्राउनहोफर नाम से क्या है, दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफ्रैक्शन को और स्टडी किया। अब फ्रेनल ने क्या बताया ठीक है जी, फ्रेनल ने क्या बताया, अब फ्रेनल ने ये बताया कि भाई हम लोग एक लिमिटेड डिस्टेंस पर अगर हम क्या रख दें, एक लाइट सोर्स को रख दें, है ना, एक लिमिटेड डिस्टेंस पर, और वहां से हम लाइट को पास करते हैं किसी ऑब्स्टिकल से, तो वो क्या करता है सर, इस तरह से हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन फ्राउनहोफर ने, है ना, किसने भैया, फ्राउनहोफर ने, तो फ्राउनहोफर ने क्या काम किया, फ्राउनहोफर, तो फ्राउनहोफर ने क्या किया सर, इन्होंने लेंस का यूज किया। किसका यूज किया सर, लेंस का यूज। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो जो इन्फिनिटी से लाइट सोर्स आ रहा है, जैसे सन से लाइट आ रही है और सन से जो लाइट आ रही है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है, तो कॉन्वेक्स लेंस रख देंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उन लाइट रे को पैरेलल कर देगा, और पैरेलल लाइट रे जब हम पास करेंगे तो सर वहां से भी हम लोग इंटरफेरेंस की जो ये फिनोमिना है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इनमें दोनों में एक डिफरेंस है कि जो फ्रेनल था सर उसने कोई भी लेंस का यूज नहीं किया, जबकि फ्राउनहोफर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। याद रखना, कौन से लेंस का यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया। तो हम फ्राउनहोफर के एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाएंगे और फिर वहां पर स्टडी करेंगे कि आगे कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने फाइनल फेज पर पहुंच चुके हैं, नाम है सर डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। अब देखो ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। देखो कुछ मैं बेहतरीन एग्जांपल आपको पहले डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट के दे दूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिंगल स्लिट से हमें कैसे मतलब है। देखो अपनी आंखें बंद करके, किसी ऐसे हाफ आंखें बंद करनी है और किसी बल्ब को देखना है। जब आप किसी बल्ब को देखोगे तो वहां पर आपको डिफ्रैक्शन नजर आएगा, यानी वहां पर आपको लाइट की कुछ इंटेंसिटी नजर आएंगी जो आपकी पलकों से, है ना, आपके जो पलक हैं, पलकों के जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास रहते हैं, तो बाल के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पलकों को जो आप ऐसे तो हल्का सा बंद करोगे तो जो आपको बल्ब है उस बल्ब में से कुछ इंटेंसिटी निकलती हुई नजर आएंगी, और वो जो इंटेंसिटी निकल रही होंगी वो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन है, वही आपको डिफ्रैक्शन नजर आएगा। समझ में आ गया ना बेटे? तो ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट।
देखो समझना ध्यान से एकदम तरीके से। देखिए ये मेरे पास में क्या है सर, एक सिंगल स्लिट मैंने बनाया है और इसका जो फिनोमिना है मैं कहां गेट करूंगा, ये आप बोलोगे सर स्क्रीन पर। ऐसे ही अब ऐसे ही एक चीज समझते हैं, इसको समझने से पहले इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ी सी बातें क्लियर कर लेते हैं। देखो जब इंटरफेरेंस होता था सर तो हमारे पास में दो स्लिट होती थी और दोनों स्लिट यानी S1 और S2 दो स्लिट होती थी और दोनों स्लिट से लाइट रे चलती थी किसी पार्टिकल पॉइंट P पर। अब यहां पर या तो डार्क फ्रिंज बनती है या ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो यार डार्क और ब्राइट बनने का जो फिनोमिना था यहां पर इंटरफेरेंस में, हमें पता था कि अगर सर पहली लाइट का क्रस्ट और दूसरी लाइट का क्रस्ट दोनों मिल जाए या पहली लाइट का थ्रफ और दूसरी लाइट का थ्रफ भी मिल जाए तो कौन सा बन जाएगा सर, मैक्सिमा वाली कंडीशन हो जाएगी और मैक्सिमा वाली कंडीशन में ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। ठीक है, तो वहां तो हमें क्लियर है। दूसरी बात सर, डार्क फ्रिंज कब बन रही थी, आप बोलोगे सर डार्क फ्रिंज तब बनती है जब एक का क्रस्ट दूसरे के थ्रफ से मिल जाए, है ना, एक का क्रस्ट दूसरे के थ्रफ से मिल जाए तब जाके आपका क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल स्लिट से। देखिए तो सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होगा, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि सर यहां से लाइट वेव्स आएंगी इस तरह से, लाइट वेव्स जब आ रही हैं तो सर उनके साथ में क्या आएगा, वेव फ्रंट, है ना, वेव के साथ में चलता है वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, ध्यान से समझना, ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स हैं इसमें, इन्फिनिटी पार्टिकल्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऐसे, मैंने थोड़ा सा इसका डायग्राम बड़ा बनाया स्लिट का ताकि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। अब देखिए यदि सारी लाइट आकर कहीं एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पॉइंट पर, फिर इससे भी, इस वाले पार्टिकल से भी लाइट चली, यहाँ आई, इससे चली सर, ये भी यहाँ बैंड हो गई, फिर आगे आई इस वाले पार्टिकल से, फिर इस वाले पार्टिकल से, तो यहाँ पर सारी की सारी लाइट आकर क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो आप बोलोगे यहाँ पर सर जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो हो गया, लैम्डा बराबर जीरो हो गया, पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, और पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो सर यहाँ पर कैसे फ्रिंज बनेगी, आप बोलोगे सर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और इस ब्राइट फ्रिंज को हम बोलेंगे, ये जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहां तक तो बात क्लियर है कि सर यहां पाथ डिफरेंस जीरो है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। लेकिन हम इसके जस्ट अबव एक पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम को अच्छे से समझना बेटे, है ना, चाहो तो मैं अलग से भी डायग्राम बना दूंगा बट एक ही में दोनों बनाने होते हैं, इसलिए पहले इसमें भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि मैं इस पॉइंट P पर, यहां से आप देखोगे तो पॉइंट P पर सर क्या हो रहा है, यहां से लाइट वेव्स जा रही है। ठीक है, लाइट वेव्स इस तरह से पॉइंट P पर ये मीट करेंगे। अब पॉइंट P पर जब ये मीट कर रही है तो सर देखिए यहाँ पर जो पॉइंट P पर है, आप यहाँ देखो, इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो P, है ना, यहाँ सेंटर वाले से एक और वेव जाती है इस तरह से। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, A से B का जो पाथ है कहां तक, P तक, पहले A से P तक का पाथ, फिर B से P तक का जो पाथ है, दोनों के जो पाथ है क्या वो सेम है, जल्दी देखकर बताओ भाई। A से P, क्या ये A से P एंड जो B से P है क्या ये सेम है, अब बोलोगे नहीं सर, तो इनके पाथ में क्या है सर, पाथ डिफरेंस है। क्या है सर, पाथ डिफरेंस है ना, पाथ में डिफरेंस है सर। अब यहीं से आपको शुरुआत करनी है कि पाथ में कितना डिफरेंस है। अब सोचो समझो भाई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया D। ठीक है, पाथ में कितना डिफरेंस है इसको देखने के लिए, और यहां से, है ना, सोर्स से जो स्क्रीन की डिस्टेंस होती है वो होते हैं कैपिटल D, ये हम पहले आपको बता रहे हैं, है ना। इन स्लिट का जो टोटल डिस्टेंस है वो है सर D है, A है, आप कुछ भी मान सकते हो, A या D आपके ऊपर डिपेंड है। और जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो होता है सर लैम्डा, है ना, पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस वो कितना होता है सर, आप बोलोगे लैम्डा। तो आप बोलोगे सर यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से आप देखो तो सेंटर से लाइन पास होगी इस तरह से, तो सेंटर से ये जितना एंगल थीटा बना रही है उतना ये वाला एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, डायग्राम आराम से समझते रहो। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया A से N, तो A से N जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाला जो पॉइंट बचा यही तो पाथ डिफरेंस है, इतने का ही तो डिफरेंस आ रहा है पाथ में। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो BN है, आप बोलोगे सर BP माइनस AP जो है किसके बराबर आ गया सर, BN के, इतना पाथ डिफरेंस हो रहा था इसमें, यानी BP माइनस AP कितना है सर, पाथ डिफरेंस BN है। और BP माइनस BN जो है वो कितना होता है सर जी, आप मुझे बता दो फटाफट से, आप बोलोगे सर जी ये होता है D साइन थीटा, और D साइन थीटा इज इक्वल्स टू BN हो गया, D साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, BN हो गया। ठीक है, D साइन थीटा का जो पाथ डिफरेंस है वो हो गया आपका B साइन थीटा, BN। इतनी बात क्लियर होगी सर, अच्छा जी।
अब हम लोग समझते हैं कि सर यहाँ पर मान लीजिए क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंज। ये तो सेंट्रल पार्ट हो गया, सेंटर पार्ट हो गया। अब सेंटर पार्ट के जस्ट अबव जो होता है, जो भी पॉइंट हमें मिलेगा, है ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के जस्ट अबव जो पॉइंट मिलेगा, वहां बनती है सर जी आपकी क्या बनती है, डार्क फ्रिंज। अब शुरुआत पहले करते हैं कि डार्क फ्रिंज बनी कैसे। तो डार्क फ्रिंज बनने के लिए यहां पर देखो, यहां जो डार्क फ्रिंज बन रही थी सर, जब एक का क्रस्ट दूसरे के थ्रफ से मिला तब जाके डार्क फ्रिंज बनी। लेकिन यहां तो ऐसा है ही नहीं, यहां तो एक ही सिंगल स्लिट से पास हो रहे हैं। तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि इस वाले से जो वेव चली है, इस वाले से जो वेव चली है, दोनों ने एक दूसरे की वेवलेट को कैंसिल किया होगा, और एक दूसरे की वेवलेट को कैंसिल किया तब जाके क्या बना है सर जी, पाथ में डिफरेंस आया है, यानी तब जाके क्या बना है, डार्क फ्रिंज बनी है, मिनिमा बना है। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए अब आप समझिए इस चीज को, जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा फॉर मिनिमा, है जी, मिनिमा, या डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए टोटल जो डार्क फ्रिंज बनी है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा हो गया, है ना, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा हो गया। आप बोलोगे सर जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन डी हो गया। अगर भाई मिनिमा है तो मिनिमा के लिए साइन थीटा भी कम हो जाएगा, साइन थीटा कम होगा तो सर ये थीटा के इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे सर साइन थीटा के स्थान पर थीटा ले सकते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन डी। ये हो गया आपके पास में, है ना, मिनिमा कंडीशन, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन की इतनी कंडीशन, इतना पाथ डिफरेंस उसका होगा। इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं एंगुलर, इसको कहते हैं एंगुलर एंगुलर विड्थ, ठीक है जी, एंगुलर विड्थ। अब यहीं से बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सर, इसको मैं रफ कर दूं ना, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई कि इंटरफेरेंस के लिए थी, है ना, किसके लिए थी बेटा, ये इंटरफेरेंस के लिए थी, है ना, ये बात जो थी इंटरफेरेंस के लिए थी। बात कितनी क्लियर होगी। अब समझते हैं कि सर डार्क फ्रिंज बन कैसे रही है, क्या चीजें हो रही हैं, कैसे समझाओ एक बार आराम से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा देखो, यहां पर आप देखोगे जो टोटल पाथ है सर, टोटल जो पाथ है वो लैम्डा है, पाथ डिफरेंस है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हाफ के लिए, इस हाफ के लिए यहां से जो लाइट वेव जा रही है ये, इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा क्या वो लैम्डा बाई 2 होगा। फिर सेकंड वेव के लिए लैम्डा बाई 2। अब देखो ये वाली जो वेव है और ये वाली जो वेवलेट है, यहाँ जो पार्टिकल्स थे, ऐसे समझो, यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर फिर से डायग्राम समझ रहे हैं हम लोग, ये स्लिट हो गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, समझो यहाँ स्क्रीन है। अब आसानी से क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है, तो क्यों बन रही है, तो देखो इस तरह से मैंने पार्टिकल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, एक दूसरे की वेवलेट को कैंसिल, क्योंकि यहाँ जो टोटल पाथ डिफरेंस था ये लैम्डा था, तो यहाँ कितना बचा सर, लैम्डा बाई 2। तो अब यहाँ जो पार्टिकल है देखो, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एक दूसरे की वेवलेंथ को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे की वेवलेट को कैंसिल। फिर इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, वेवलेट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। और आगे अगर ऐसे ही होता चला जाए, मान के चलो इस तरह से, इसको हमने 3-4 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2। फिर नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा सर, 3 लैम्डा बाई 2। फिर अगली के लिए कितना हो जाएगा सर, 5 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से हमें पाथ डिफरेंस निकलता आएगा। और ये जो डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, क्या ये डार्क फ्रिंज के लिए होता है, इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा था, किसके लिए होता है, ये डार्क फ्रिंज के लिए होता है। लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 किसके लिए होता है, डार्क फ्रिंज के लिए होता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो वेवलेट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, दैट्स व्हाई हमें पर क्या मिल रहा है सर, डार्क फ्रिंजेस भी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक अंतर भी है कि सर इन दोनों की जो फ्रिंज है वो एक दूसरे से मतलब डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है सर, जो इसके फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज होगी, लेकिन जो इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस बन रही थी उनकी इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहती है, याद रखना। अब सर आता है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है उसकी कितनी हो जाएगी। देखो बेटा ये जो मैक्सिमा है इतनी कंडीशन तक है, यहां से इसका सेंटर पास हो रहा है, तो सेंटर मैक्सिमा के जस्ट ऊपर, बिल्कुल जस्ट ऊपर, और यहां पर क्या होगा सर, मिनिमा होगा। तो यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा एंगल है, तो टोटल एंगल हो गया सर 2 थीटा, और 2 थीटा, एक थीटा की वैल्यू सर इतनी थी n लैम्डा अपॉन डी, तो सर इसमें भी मल्टीप्लाई होगी 2n लैम्डा अपॉन डी, तो सीधा सीधा सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन हो जाती है 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा अपॉन डी। अब ऐसे ही अगर हम बाद में बात करते हैं किसकी सर, मैक्सिमा की, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, हाँ जी, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा,
सो सेकेंडरी मैक्सिमा में जो कंडीशन है सर वो कितनी आ रही है सर जी, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन आ रही है। 3 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन सेकेंडरी पॉइंट के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वो कितना हो रहा है सर 2n प्लस 1 और लैम्डा बाई 2। अब यहां से अगर निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब भाई थीटा अगर बहुत छोटा अपॉन में डी, अगर थीटा बहुत छोटा है तो आप थीटा इज इक्वल्स टू ले लेंगे 2n प्लस 1 और लैम्डा अपॉन 2d। तो ये सारी कंडीशन है सर जी मैक्सिमा, मिनिमा एंड सेंट्रल विड्थ ऑफ मैक्सिमा। आई होप सारी आपको बातें क्लियर हुई होंगी, मजा आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। तो भाई मेरे अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आई, है ना, आपको वेब ऑप्टिक्स में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में मुझे पिन कर देना। और अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है तुम्हारे सर लाइव भी आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फटाफट से फैला दो, आग लगा दो मस्त करके एकदम, ठीक है। आप सबके लिए भाई साहब इतनी बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे ही। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।